उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन। और इस चौथे दिन में हम उपशास्त्रीय संगीत से संबंधित विभिन्न विधाओं को सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे उपशास्त्रीय विधाएं, इसके बारे में हम रोज ही बताते हैं, फिर से एक बार हल्का सा स्पष्ट करते हैं। शास्त्रीय संगीत वो है जिसमें राग को मुख्य रखा जाता है, बंदिशें वगैरह जो है वो भी रहती है, वो भी मुख्य होती है, लेकिन उनका महत्व पूरी तरह से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गए, वहां पे किसी का गाना सुना, आके पूछा किसी ने कि क्या सुना आपने, तो आप कहते हैं कि हम राग रागिश्री सुन के आए। आप ये नहीं कहते कि कैसे कटे रजनी सजनी सुन के आए। तो इसका मतलब क्या है कि महत्व किसका है? राग का। और जब राग होता है तो राग के साथ उसका व्याकरण आता है, उसके जो बाकी छोटी छोटी बातें होती है जो एक राग गाने के लिए मुख्यतः आवश्यक होती है, उनके बारे में होती है। पढ़त करते हैं, राग को पूरी तरह से विस्तार करते हैं, जिसको हम लोग डिलिनिएशन ऑफ द राग बोलते हैं। तो ये सब चीजें विस्तार करना, उसमें इम्प्रोवाइज करना, मन से कल्पना करते हुए, कुछ इमेजिनेशन करते हुए, शब्दों के सहारे हम उसको जब व्यक्त करते हैं तो इस विधा को कहा जाता है ख्याल। इसी तरह से शास्त्रीय संगीत की एक और विधा है जिसको कहते हैं ध्रुपद धमार। तो ध्रुपद धमार एक विधा है, ख्याल, तराना, ये सब एक और विधा है। और तीसरी विधा जो है वो उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है। इसको उप इसलिए कहा गया है कि शास्त्रीय संगीत को माना गया है कि राग और राग के व्याकरण से संबंधित होता है। और उपशास्त्रीय संगीत इसमें राग और राग के व्याकरण को उतना महत्व ना देते हुए, हम लोग कोई एक ठुमरी सुन के आते हैं तो बोलते हैं कि ठाणे गोरी चितवत बदरा की ओर, ये ठुमरी हम सुन के आए। फिर बाद में बोलते राग देश में नहीं बनता, यानी वहाँ पे राग भी इम्पोर्टेंट है और वो ठुमरी भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी हम वहां पे सांगीतिक चित्रण सुन के आ रहे। चित्रण क्या है? हम किसी एक विशेष परिस्थिति को एक छोटे से दायरे के अंदर हम उसकी झलक दिखाते हैं। जैसे एक छोटा सा फलक है, उसके बीच में हम कुछ रंगों के सहारे दिखा सकते हैं कि सूर्य निकल रहा है, पहाड़ है, चिड़िया चहचहा रही है, पेड़ है, हो कुछ भी नहीं रहा है, वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपने इमेजिनेशन को एक वातायन प्रदान करने के लिए, एक खिड़की खुलने के लिए अपनी इमेजिनेशन की कल्पना की, हम वहाँ पे एक कुछ चीजों को बनाते हैं, अलग अलग रंगों से उसको दिखाते हैं। कभी कभी एक रंग का भी होता है, उससे हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं कुछ चीजों को, जिससे कि आपके अंदर वो कल्पना स्वतः उद्भूत हो जाए। यही चीज हम रंगों के माध्यम से, 7 रंगों के माध्यम से ना करके जब हम 7 सुरों के माध्यम से करते हैं तब उसे सांगीतिक चित्रण करेंगे। तो सांगीतिक चित्रण में हम एक विशेष भावना को लेकर के उसका चित्रण कर सकते हैं, हम किसी एक विशेष परिस्थिति का कर सकते हैं, लेकिन चूंकि संगीत भावना प्रधान है, भाव प्रधान है, भाव ही उसका मुख्य ध्येय होता है, उसके लिए हम कुछ चीजों को साथ में लेके चलते हैं, साधनों को। साध्य हमारा वही है, लेकिन उस भाव के साथ हम आनंद की, रस की कल्पना करते हुए पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो तो साध्य हुआ, लेकिन हमारे साधन क्या है? सुर है, ताल है, लय है, रागात्मकता है, बहुत सारी चीजें। तो इन सब सांगीतिक चित्रण को करने में हम जिन उपकरणों का सहारा लेते हैं वो ये सब है। अब हम उसमें एक इमेजिनेशन डालने की कोशिश करते हैं और उसमें हम इमेजिनेटिवली पार्टिसिपेट कर जाते हैं उसको, तो इसे ही संगीत का मुख्य आधार माना जाता है। तो आज हम उपशास्त्रीय संगीत, जिसमें राग के साथ साथ, राग के व्याकरण के साथ साथ उस पर्टिकुलर रचना का भी बहुत महत्व होता है, उस रचना में जो कथ्य है, कहानी है, उसको भी हम लोग आगे लेते चले जाते हैं। तो इसको कैसे उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी के माध्यम से, दादरा के माध्यम से कैसे होता है, इन चीजों को हम लोग आज सीखें। तो ठुमरी, दादरा ये उपशास्त्रीय संगीत की मुख्य गायन शैलियाँ हैं। इसके अतिरिक्त, ठुमरी दादरा के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी विधाएं हैं जो लोक संगीत में थी पहले से, लेकिन शास्त्रीय संगीत वाले
या उपशास्त्रीय संगीत वालों ने अपना लिया अपने और उनको अपने अनुसार थोड़ा ढाल लिया। तो यही उपशास्त्रीय संगीत में कजरी की विधा बन जाती है। जब आप कजरी सुनाते हैं तो वह एक लोक संगीत का प्रकार हो सकता है, कजरी जब सुनाते हैं तो वह उपशास्त्रीय संगीत की विधा हो सकती है। तो जब उपशास्त्रीय संगीत की विधा के रूप में कजरी गाएंगे तो हमें अपने उपशास्त्रीयता या शास्त्रीयता या राग या ताल या सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमको ज्यादा इसमें विस्तार के साथ दिखाना, समझाना या उसमें सौंदर्य अधिक उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसी तरह चूंकि आज हम लोग इस कार्यशाला में मुख्यतः कजरी झूला को मुख्य महत्व देके चल रहे हैं, तो कजरी किसे कहते हैं? कजरी कहते हैं उन गीतों को के समुच्चय को जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन होता है। वर्षा ऋतु में जो प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उन परिवर्तनों को रेखांकित करता है कहीं ना कहीं से थोड़ा सा, और वर्षा ऋतु में मानव के मनोभाव में जो परिवर्तन आता है उनको भी थोड़ा बहुत चित्रण करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गायन विधा है कजरी, इन गायन विधा को अलग अलग विधाओं के साथ उनका फ्यूजन किया गया, उसका संयोग किया गया। किस प्रकार किया गया? जैसे एक कोई कजरी का जो 2-4 शब्द थे वो देखा गया कि इसको ठुमरी बनाया जा सकता है, तो ठुमरी की तरह गाया गया, कुछ को दादरा की तरह गाया गया, कुछ को निहायत ही लोकगीत की तरह ही एकदम जस का तस उसको गा दिया गया शुद्ध लोकगीत की शुद्धता के अनुसार। तो इस तरह अलग अलग कजरी को डेवलप करने के अलग अलग पद्धतियां हैं। तो ठुमरी जैसे गाया जाता है उसके अनुसार कोई कजरी को ठुमरी में ढाल करके गाया जाए तो बोलेंगे तो उसको ठुमरी, लेकिन उसमें जो कथ्य होगा वो ठुमरी के कथ्य जैसे जनरली जो होते वो ना होते, वो होते हुए भी उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन होना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही एक ठुमरी उठा रहे हैं जो राग देश के। अभी रागों के बारे में भी ये बात बता दें कि राग के गायन का समय जो होता है वो दिन के अनुसार होता है, सूरज के निकलने या रात के आने से होता है। रात जैसे जैसे गहरी होती है तो हमारे रागों के कुछ रागों के समय है उसके अनुसार होते हैं, कुछ गहरे रात का समय है जो कुछ शुरुआती रातों के समय है प्रथम निशा के, कुछ जो है दिन सूरज निकलने के होते हैं, कुछ सूरज ढलने के होते हैं, कुछ दोपहर के होते हैं, द्विप्रहर के। तो अलग अलग समय के अलग अलग राग होते हैं। कुछ राग ऐसे हैं जिनको ऋतु आधारित कहा जाता है। ऋतु आधारित मतलब जब आप उन्हें किसी पर्टिकुलर विशेष ऋतु में ही गाए बजाए जाते हैं। जैसे आ रही ऑनलाइन वालों को आवाज? कोई इशारे से बता दो। हाँ ठीक, बीच में रुक गया था ना? हाँ ठीक है। तो हाँ, ऋतु आधारित राग। ऋतु आधारित राग में जैसे मल्हार को हम हमेशा साल भर नहीं गाते, वो वर्षा ऋतु के लिए विशेष रूप से। वसंत ऋतु के राग है वसंत, बहार, इनको हम वसंत ऋतु में गाते हैं। अब कुछ राग ऐसे हैं जो गाए तो साल भर जाते हैं लेकिन उनका वर्षा ऋतु में विशेष महत्व हो जाता है। उन रागों में है देश। देश को वर्षाकालीन राग तो नहीं कह सकते, लेकिन वर्षा ऋतु में इसको बहुतायत गाया बजाया जाता है, इसलिए उसको एक तरह से वर्षा ऋतु से उसका एक कनेक्शन बन गया है। उसी तरह से काफी राग जो है वो होली से थोड़ा रिलेट कर जाता है, क्योंकि होली के पहले के सब गीत जो प्राचीन गीत है वो काफी राग में गाए गए जाते। तो काफी राग इटसेल्फ जो है वो होली या वसंत ऋतु से संबंधित राग हो गया। हालांकि काफी को हम साल भर गा सकते हैं, वसंत को हर समय नहीं गाते, जाड़े में वसंत नहीं गाते, लेकिन काफी हम हर समय गाते हैं, वसंत ऋतु में ज्यादा गाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में हम देश राग को ज्यादा गाते हैं। तो आज जो हम ठुमरी सिखाने जा रहे हैं वो राग देश पर आता है। जो यहाँ पे रिसर्चर बैठे हैं वो इन चीजों को लेकर के इस भाषा की पुष्ट भाषा के सहारे एक लेख लिखने का, एक छोटा सा कुछ प्रबंध लिखने का, ये सब भी आदत डालनी चाहिए। जो छोटे बच्चे उनके लिए भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन
एक किसी को अगर मन किया कि भी आज गुरु जी जो जो बताए हैं उस पर आधारित करके हम थोड़ा एक कुछ लिखते हैं, तो लिखना चाहिए। तो लिखना तभी आएगा जब आपको पढ़ना आएगा। जो पढ़ नहीं सकता वो लिखेगा क्या? जो सुन नहीं सकता वो बोलेगा क्या? है ना? तो जो गूंगा होता है वो अमूमन गूंगा नहीं होता, एक्चुअली वो बहरा होता है, क्योंकि उसके कान में कोई शब्द नहीं जा रहे होते, इसलिए वो गूंगा हो जाता है कि वो व्यक्त नहीं कर पाता है। तो कर्णेंद्रिय का महत्व है। ठीक इसी तरह आपको आंखें मिली है तो आपको पढ़ना चाहिए, और आप पढ़ेंगे तभी आप लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। इसलिए पढ़ना बेहद जरूरी है। पढ़िए, और पढ़ करके अगर आपको लगता है, हम कहते हैं आपके पास कोई ना कोई एक अखबार हो सकता है आपके घर में आता हो, उसमें एक साप्ताहिक पत्रिका आती है। जैसे हमारे घर में अमर उजाला आता है तो उसमें रूपायन पत्रिका होती है, कैसे लड्डू बनाएं, कैसे मेकअप करें, कैसे साड़ी पहने, वर्षा ऋतु में स्किन का क्या ध्यान रखें, क्या नहीं चीजें छपती है। कभी आपने देखा कि कैसे गाना गाए, ये लिखा हुआ है? क्योंकि गाने वालों को कोई फुर्सत ही नहीं सब करने का, क्योंकि एक गाना वाला आईपीएल देख रहा होगा, उसको क्रिकेट नहीं डूबा, दूसरा जो है वो किसी का रील देख रहा है, तीसरा किसी के किचन में व्यस्त है, वो गाने के अलावा बाकी चीजों में व्यस्त हो जाता है। तो आप अपने किसी भी चीज के लिए आप वफादार रहिए चाहे मत रहिए, जिस विधा को लेकर के आप गंभीर हैं उस विधा के प्रति तो वफादार बनिए। तो उसके लिए आपको लिखने के लिए चाहिए क्या? भाषा का सुसंगत होना। भाषा मतलब ये नहीं कि आपको बहुत कठिन कठिन शब्द आ जाए तो भाषा आ जाए, जहाँ जो एप्रोप्रिएट शब्द है उनको यूज करते हुए आपको जब चलते हैं, जो जहाँ पर जिस शब्द का की जितनी आवश्यकता हो उतना ही कहते हुए उसको सुंदर ढंग से सजाना। पहली भाषा हो गया। दूसरा इसका कंटेंट क्या हो, उसमें लिखे क्या, उसके अंदर आलेख में क्या हो। तो इतनी सब बातें बताई जा रही, लिख मारिए, लिख के किसी जगह भेज दीजिए। अधिक से अधिक क्या करेगा? वो नहीं छापेगा और क्या करेगा? गाली देगा, आपसे पैसा मांगेगा, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। आप अपना समय से बैठ के कुछ लिखते हैं, लिख के भेज देते हैं। अगली बार देखा आपने कि नहीं छपा, तो क्या हो जाएगा? नहीं छपा। आप बहुत सारा ऐसा काम करते हैं, आप दाल बनाते हैं, सर टेस्ट नहीं आता है, तो एक बार और दाल बना लीजिए, नहीं टेस्ट आएगा, क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार अपने के इन चीजों को भी आदत थोड़ी बहुत डालनी चाहिए। विशेष रूप से जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो अगर ये सब काम ना करे तब तो भी उसका कोई मतलब नहीं। कुछ आर्टिकल्स उसको अपने से भी लिखने चाहिए, बिना प्रयोजन का भी लिखना चाहिए। हर चीज को प्रयोजन के साथ जोड़ के रखें कि हम वही चीज खरीदें जिससे हमको फायदा हो, प्रॉफिट हो, बस हम उसी पर लगे हुए हैं। बहुत सारी चीजें बिना प्रॉफिट के लिखी जाती हैं। तो जो अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने को ऊंचा उठाने के लिए, अपने अंदर जो हमारी एबिलिटीज है उनको हम और अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सके, इसलिए तो इन चीजों को भी अपने अंदर डेवलप करिए। कुछ ऐसा काम करिए जिससे हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ आर्टिस्ट हैं जो नहीं भी, जो हर जो है चित्र बिका नहीं करता, लेकिन वो बनाते रहते हैं। कब बनाएंगे नहीं तो फिर वो कभी बिकने के जगह पे पहुंचेगा। तो आप ये सोचते हैं कि हम कविता लिखे पहली नोबेल पुरस्कार ही मिले, तो तब तो हो चुका, ये तो संभव नहीं। लिखते लिखते ही नोबेल पाने की उम्मीद बन जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि सबको मिले, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो इसलिए चित्रकार बनाता रहता है, बहुत सारे चित्रों को उठा के रख देता है, कभी कभी एक साथ उठा के जब उसमें दीमक लग जाता है तो भेज भी देता है। तो इस तरह किताब भी होती है। बहुत सारी किताबें लोग लिखते हैं, उसको पाठक मिलते हैं, उसको नहीं मिलते। कुछ आर्टिकल्स होते हैं। अखबार का क्या यूज है? बहुत सारे लोग आजकल अखबार पढ़ते ही नहीं। किसी घर में आता है तो भी नहीं पढ़ते, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आता है तो भी क्या करते हैं? फेंक देते हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। तो इसलिए कोई जरूरी भी नहीं है कि आप इतना सोच के ही करें। कुछ लोग पढ़ते होंगे ना, 1 लाख में से 500 लोग पढ़ते होंगे ना, तो 500 तक तो आप पहुंचिए। इसलिए अगर आपने कोई कविता लिखने की क्षमता है, संगीत पर कविता लिखिए। अगर आपके पास लिखने की क्षमता है, एक काल्पनिक कहानी बना करके लिख सकते हैं संगीत के बारे में। तो जरूरी है कि किसी एक तानसेन की कथा लिखना ही हमारे लिखने का अंतिम है। उसका आप कुछ कहानी बना कर लिख सकते हैं। कल्पना किसके पास नहीं होती। ये चीजें हम लोग के जमाने में लोग शौकिया लिखते थे, ऐसे ही कविता लिख रहे हैं। आजकल क्या हो गया बच्चों को कि बिना जरूरत नहीं, अगर हमें पता चलेगा कि इस पर कुछ मार्क्स मिलने वाला है
इंटरव्यू में काम आएगा, कभी लिखते हैं, नहीं तो पेन उठाते। ये कम दिखाते, ये अच्छी बात है। ये हम अपनी विधा के साथ वफादारी नहीं कर रहे। तो भाषण समाप्त करके गाना शुरू करते हैं। अब वर्कशॉप से हमको यही फायदा होता है कि हम आपसे अपनी बात शेयर कर पाते हैं। हमारे मन में बहुत सारी बातें होती है, हम क्लासेस में थोड़ा बहुत बोलते हैं, नहीं भी बोलते हैं। यहाँ हमको आप सबके साथ संवाद करने का मौका मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो संवाद कर रहे हैं उसको आप संवाद ही समझें, आप चाहे तो उसको बकवास भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। सुनिए, सुनेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये संवाद है या बकवास है। बकवास है तो छोड़ दीजिए, संवाद है तो रख लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो कोई गीता का वचन है, श्रीमद् भागवत की, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है गलत बोल रहे हैं, तो जो गलत बोल रहे हैं उसको गलत बताने के लिए हमारे पास एक खोपड़ी होनी चाहिए। वो भी हमारे पास जो एनालिटिकल क्षमता होगी कि हम बता सके कि ये गलत है, ये सही है। तो ये विचार कब आएगा? आप गाना सुनेंगे तो आप बता सकते हैं ये बेसुरा गाया, ये अच्छा गाया। अच्छा, दोनों सुरीले गाए, फिर भी आप कहेंगे कि इसका गाना अच्छा था, इसका बुरा था। क्यों अच्छा था, क्यों बुरा था? गाया तो उसने भी, गाया किसने? सब सुर में था, ताल में आया, फिर भी आप कहते हैं कि इसका गाना अच्छा था, बेहतर था। वो कौन सी चीज थी? तो ये तभी आएगा जब आप सुनेंगे, वो तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे, और जब वह तभी आएगा जब गुरु जी का संवाद ओब्लिक बकवास सुनेंगे। तो अभी आपको तय करना है कि क्या करना है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि जो गुरु जी जो बोल रहे हैं वो अपनी समझ से बोल रहे हैं। मैं 18-60 साल का आदमी, मैं अपने जमाने की बात करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम, मुगलों का काम है अपने जमाने की बात बताना। तो मैं भी बता रहा हूँ, मैं अपने बुढ़ापे के साथ न्याय कर रहा हूँ। आप अपने जमाने से सोचिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी। मैंने कहा अखबार में लिखिए, आपका अखबार कौन पढ़ता? मैं फेसबुक में लिखूंगा, अच्छी बात। इंस्टा में लिखिए, फेसबुक में लिखिए, ट्विटर पर लिखिए, आपके जमाने की बात करिए। तो हमारी बात से आप अपने जमाने के अनुसार लेकर के उसको चल सकते हैं। जैसे हमने बताया एक अलंकार है, वो मैंने बिलावल में बताया, आप उसे भैरवी में भी गा देते हैं। तो ठीक इसी तरह आप अपने जमाने के हिसाब चेंज कर लीजिए। क्या करना है ये आप तय करिए। ना करने से बचिए, ना करना अच्छी बात है। कोई भी चीज कर ही नहीं रहे, ये क्या तरीका है? ओके, राग देश सा